फिर मैंने देखा कि जिस इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैं पढ़ा हुआ हूँ, उस विश्वविद्यालय में 400% फीस बढ़ा दी गई थी और स्टूडेंट्स उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। वहां के स्टूडेंट लीडर्स और तमाम स्टूडेंट्स मुझसे मिलने आए। उन्होंने कहा कि इमरान भाई, आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए बात करें। फिर मुझे याद आया जामिया की लाइब्रेरी में भरी गई आंसू गैस। फिर मुझे याद आई जेएनयू से गायब जो लड़का नजीब है वो। फिर मुझे याद आया अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के तोड़े गए दरवाजे। फिर मैंने जब पार्लियामेंट में मुझे जब पहला मौका मिला बोलने का, तो मैंने सबसे पहली जो स्पीच की वो तालीम पर थी, क्योंकि मेरे दिल से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इसीलिए मैं आज यहां हाजिर भी हूं। आप बड़ी तादाद में मेरी आंखों के सामने बैठे हैं। आपको एक बात समझनी पड़ेगी। किसी ने शेर कहा कि पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। हमें मुश्किल वक्त में रह रहे हैं, जहां पूरा का पूरा सिस्टम इस बात के लिए काम कर रहा है कि किस तरह से लोगों को परेशान किया जाए, किस तरह से एक पूरे समाज को मुसलसल नीचा दिखाने की कोशिश की जाए। ऐसे वक्त में हमारे बच्चों को, हमारी नई नस्लों को यह समझना पड़ेगा कि अगर समाज में इज्जत से जीना है और अपने आने वाले वक्त के लिए कुछ बेहतर करना है, तो तालीम के अलावा कोई चारा नहीं है। ये सच्चाई है। मैं ज़कात फाउंडेशन का काम देख रहा हूं। अमीन साहब ने रास्ते में जो मुझे ब्रीफ किया, जिस तरह से इन्होंने कोशिशें शुरू की, बहुत सारी तनकीद हुई, बहुत सारा तंज किया गया। ये होता है, ये होगा। समाज में जब भी आप कुछ बेहतर और कुछ नया करने की सोचेंगे, तो सबसे पहले आपका अपना समाज आपके खिलाफ खड़ा होगा। लेकिन अगर आप मुसलसल वो काम करते रहेंगे, तो मेरा मानना है किसी भी कामयाबी के लिए 3 स्टेजेस होते हैं। पहला यह, जब दुनिया आपको नोटिस ही नहीं लेती। ज़कात फाउंडेशन, अच्छा ठीक है, होगा कोई फाउंडेशन, कुछ काम कर रहे हैं क्या। लेकिन जब थोड़ा सा आप अपनी कोशिशें और बढ़ाएंगे और थोड़ा सा आपकी कबूलियत होने लगेगी, तो समाज का एक तबका फिर दूसरे स्टेज में आपकी मुखालफत पर उतर आएगा, तोहमत लगाएगा, बोहतान लगाएगा, तंज करेगा, इल्जामात लगाएगा, तरह तरह के अलग अलग। लेकिन अगर आप उस वक्त भी डटे रह गए, तो तीसरा पेज आएगा, जो तीसरी सीढ़ी आएगी, वो आएगी कबूलियत की। एक दिन मजबूर होकर के वही तंज करने वाले लोग, वही तबका आपको कबूल करेगा और आपकी तारीफ करेगा। और मेरा मानना है कि ज़कात फाउंडेशन अब उन 2 स्टेजेस से पार हो चुका है। 2 सीढ़ियां ऊपर चढ़कर अब तीसरी सीढ़ी पर खड़ा है, जहां सिर्फ और सिर्फ कबूलियत है, अब तनकीद नहीं। नाम आपने इतना खूबसूरत रखा है, ज़कात फाउंडेशन। मैं छत्तीसगढ़ के तमाम लोगों से अपील करूंगा कि ये कॉज बहुत बड़ा है। ज़कात का जो कॉन्सेप्ट है इस्लाम में, आपने कभी सोचा कि क्यों कह दिया गया कि अपनी जो कमाई है उसका 2.5% तकरीबन आप दीजिए, ज़कात दीजिए। और ज़कात को सुन्नत नहीं किया गया, वाजिब नहीं किया गया, फर्ज किया गया कि देना ही पड़ेगा। दीजिए तब आपकी कमाई हलाल है। तो इसके पीछे की सोच को आप समझते हैं? किस तरीके से इस्लाम जो है उस दौर में 1400 साल पहले जो विजन था, उस विजन को कभी समझते हैं? मैं एक बार जब खाना काबा में खड़ा था, तो मैं एक चीज सोच रहा था कि मदीने से जब मक्का फतेह करके अल्लाह के रसूल मक्का आए, आप इस्लाम का अप्रोच देखिएगा। दुनिया कितनी भी तनकीद करे, लेकिन आप जब गहराई से सोचेंगे कि अल्लाह के रसूल जब मक्का फतेह करके मदीने से वापस मक्का आए, तो बड़े बड़े सरदार उनके साथ थे, कबीलों के बड़े बड़े सरदार, सिपहसालार उनके साथ थे। लेकिन अल्लाह के रसूल ने मक्का में पहुंच के किसी कबीले के बड़े सरदार को, किसी सैयद को, किसी बहुत बड़े आलिम को, बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल को यह नहीं कहा कि तुम ऐलान करो। उन्होंने किसको कहा?
ये गुलाम बिलाल हबशी से कहा कि खाने काबा पे चढ़ जाए और अजान दो, फतेह का ऐलान करो। ये है डेमोक्रेटिक तरीका, ये है इस्लाम की डेमोक्रेसी। ये जो सबसे कमजोर, जिसे गुलाम कहा गया, जिससे जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, अल्लाह के रसूल ने उससे कहा कि ऐलान करो। ये मैसेजिंग जो है वो कितनी बड़ी है। तो ये जो ज़कात का जो एक निजाम कायम है वो कितना बड़ा है, हमें समझने की जरूरत है। आज हम अपने आसपास लोगों को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं कि बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। मेरे पास से बहुत सारे बच्चे इस तरह के आते हैं। मैं मुसलसल मुशायरों में प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर के हिंदुस्तान भर में बोलता रहा हूँ, दुनिया भर में तालीम को लेकर के मैं बोलता रहा हूँ। मुझे लगता है कि मुशायरों के प्लेटफॉर्म में हजारों लोग सुनने आते हैं और हमारी कही गई बात अगर 2, 4, 10 लोगों के जहन में भी उतरती है तो वो बहुत बड़ा काम है। जिस मजहब में मुस्कुराना भी सुन्नत हो, उसमें अगर आप किसी का दिल किसी अच्छे काम के लिए रुजू कर रहे हैं तो शायद ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो मैं अमूमन बात करता रहा हूं, बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं, उनसे बात करते हैं, पता चलता है कि वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास पढ़ने के पैसे नहीं है, कोई जरिया नहीं है। आप सोचिए, जिस मजहब में हजारों हजार करोड़ रुपए साल में ज़कात निकलती हो, उस समाज के बच्चों के पास पढ़ने के लिए पैसे ना हो तो ये हमारे समाज के ठेकेदारों के लिए डूब मरने वाली बात है, क्योंकि निजाम गलत है। हम उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, हम उसको सही डायरेक्शन में नहीं ले जा पा रहे। और मैं ज़कात फाउंडेशन से इसलिए भी मन के काम से बहुत खुश हूं कि उन्होंने उस चीज को एक डायरेक्शन दिया, एक दिशा दी। ये आने वाली सदियों में, आने वाले वक्त में कितना कामयाब होंगे ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन आज उनका काम देख करके, और जब मैं सर्टिफिकेट पर साइन कर रहा था तो बच्चों के नाम देख करके और उनकी कामयाबियां देख कर, उनके स्कोर देख करके मैं महसूस कर रहा था कि फाउंडेशन ने कितना शानदार काम किया है। मुझे याद आता है कि एक बार जंगल में आग लगी, जंगल के सारे जानवर जंगल छोड़ के भाग रहे थे, परिंदे जंगल छोड़ के भाग रहे थे। एक नन्ही सी गौरैया अपने जलते हुए आशियाने को देख रही थी, उसकी आंख में आंसू थे। एकाएक उसके अंदर पता नहीं कहां से हिम्मत आई, वो उड़ के पड़ोस का एक और जंगल था, उसमें एक तालाब था, उस तालाब में पानी था, तो गई उस तालाब पर और उसने अपनी चोंच में जो 2-3 बूंद पानी भर सकती थी, उसने वो पानी भरा चोंच में और उड़ करके दहकती हुई आग के ऊपर आई और अपनी चोंच का पानी छोड़ दिया। फिर गई, फिर पानी भर के लाई, फिर दहकती आग के ऊपर छोड़ दिया, फिर पलट के गई वो गौरैया, नन्हा सा परिंदा, फिर उसने पानी भरा, फिर ला करके दहकती आग के ऊपर छोड़ दिया। ये करते करते जब वो बहुत थक गई तो पड़ोस के जंगल की एक पेड़ की डाल पर बैठ कर सुस्ताने लगी, तो वहां बैठे हुए अजगर ने उससे कहा, क्यों नहीं गौरैया, तुझे क्या लगता है तेरे 2 बूंद पानी से जंगल की इतनी बड़ी आग बुझ जाएगी? तो गौरैया का जवाब सुनना। गौरैया ने कहा कि मुझे पता है कि शायद मेरे 2 बूंद पानी से जंगल की इतनी बड़ी आग का कुछ ना बिगड़े, लेकिन उससे भी बड़ी बात मुझे यह पता है कि आने वाली सदियों में जब जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। तो ये तो कुछ नौजवान साथी जो कोशिशें कर रहे हैं, ये पता नहीं समाज में कितना बदल पाएंगे, लेकिन इनकी कोशिश के लिए इनकी तारीफ होनी चाहिए। इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है, जो मिशन शुरू किया है, उसके लिए इनकी तारीफ होनी चाहिए। शायद ऐसा ही कोई खास तो सर सैयद ने भी देखा रहा होगा ना, और शुरू में तो उन्हें कितनी गालियां मिली, क्या कुछ नहीं मिला ना, लेकिन आज पूरी दुनिया में जहां भी जाता हूं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बच्चे मिलते हैं, वहां के तलबा मिलते हैं और सर सैयद को याद करते हैं। जब आप कोई नया मिशन लेकर चलते हैं तो लोग तनकीद तो करते हैं, बुरा तो कहते हैं, इल्जामात तो लगाते हैं, लेकिन आखिरकार कबूल करना पड़ता है। छत्तीसगढ़ ज़कात फाउंडेशन के तमाम साथियों को खुसूसी तौर पर मैं मुबारकबाद दे रहा हूं कि आपकी सोच बड़ी है। न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। ना हम सफर में किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। ये कोशिश बड़ी है, ये सोच बड़ी है। मैं इसलिए भी आज यहां हाजिर हूं।
अमीन साहब का शुक्रिया, उन्होंने बार बार रात में भी, रात के 2 बजे तक में जागते रहे और कहते रहे कि इमरान भाई बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आपको आना पड़ेगा। सुबह मैसेज आया कि फ्लाइट 1.5 घंटे डिले है। अच्छा, रायपुर से मेरा कुछ ऐसा रिश्ता है कि जब भी मैं रायपुर आना चाहता हूँ, पिछले 3-4 बार ऐसा हुआ, कभी फ्लाइट डिले हो जाती है, कभी बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, पता नहीं रायपुर से क्या रिश्ता है कि जब भी मैं आना चाहता हूँ अमूमन कुछ ना कुछ रुकावट जरूर आती है। तो मैं सोचता हूँ कि जब भी कोई अच्छा काम करिए, शैतान जहन तो भटकाता ही है, लेकिन काम तो करना है। अगर आपने सोच लिया तो पहुंचना ही है। लगता है कई रात का जागा है वो सब्र, तस्वीर की आंखों से थकन झांक रही है। मैं इतना सच में बहुत थका हुआ हूँ। मुसलसल सफर है और 2 दिन बाद फिर ऑस्ट्रेलिया जाना है, लंबी सी फ्लाइट, फिर इलेक्शन के प्रोग्राम। लेकिन इस सब के बीच में जब तालीम पर कोई प्रोग्राम मिलता है, हम हर रात किसी न किसी महफिल में होते हैं, किसी जलसे में होते हैं, किसी सियासी महफिल में होते हैं, लेकिन उन सारी जगहों पे जरूरत की वजह से जाना पड़ता है, मजबूरी की वजह से जाना पड़ता है। लेकिन जब तालीम के किसी प्रोग्राम में जाना होता है तो ऐसा लगता है कि नहीं, वहां जाके कुछ अच्छा होगा, कुछ दिल के सुकून का काम होगा। तो जब इस तरह की महफिलों की दावत मिलती है तो मेरी कोशिश होती है कि वहां जरूर पहुंचूं, क्योंकि नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है। हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। जब मैं मुशारों की दुनिया में मैंने अपना सफर शुरू किया, एक बात यहां बैठी हुई तमाम माओं से, तमाम वालिदैन से खुसूसी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। आपका बच्चा जरूरी नहीं कि आप जो चाहते हैं वो करें। आप अपने बच्चे को उस काम में मदद करिए जो वो करना चाहता है। अगर विराट कोहली से कहा जाता कि तुम यूपीएससी क्रैक करके दिखाओ तो शायद नहीं क्वालिफाई कर पाता, आईएएस नहीं बन सकता, लेकिन वो जितना बड़ा क्रिकेटर है कि आज पूरी दुनिया उसके हुनर से उसे पहचानती है। अगर शाहरुख खान से कहा जाता है कि तुम क्रिकेट खेल करके दिखाओ, उसके वालिदैन मजबूर करते कि अच्छे क्रिकेटर बनो, तो शायद वो क्रिकेट नहीं खेल सकता, लेकिन आज उसके आर्ट से, उसकी अदाकारी से पूरी दुनिया उसको पहचानती है, सलाम करती है। अगर मोहम्मद रफी साहब से कहा जाता कि आप जो है वो डॉक्टर बन जाइए, नीट क्वालिफाई करिए, तो शायद नहीं कर पाते, लेकिन अल्लाह ने उनके गले में वो जादू दिया था, वो असर दिया था, वो रूहानियत दिया था कि आज वो दुनिया से कूच कर चुके हैं, लेकिन फिर भी जब उनकी आवाज सुनते हैं तो एक लम्हे के लिए उनके लिए दिल से दुआएं निकलती हैं। तो आपको ये बात समझनी है कि आपका बच्चा जो करना चाहता है उसमें उसकी मदद करिए। हालांकि गांव में एक मिजाज है, शहरों में एक मिजाज है लोगों का, वालिदैन को लगता है कि दुनिया में सिर्फ 2 नौकरी है, एक या तो बेटा आईएएस आईपीएस बन जाए या फिर डॉक्टर बन जाए, इसके अलावा कोई। ये मेरे साथ भी हुआ है। हाई स्कूल तक तो बच्चों को पता ही नहीं होता कि उन्हें करना क्या है। इंटरमीडिएट, हाई स्कूल हो गया, इंटरमीडिएट कर लो, इंटरमीडिएट के बाद ठीक है भाई ग्रेजुएशन कर लो, बीए या बीएससी कर लो, उससे आगे एमए या एमएससी कर लो, पता ही नहीं होता कि हमें करना क्या है। अच्छा, वालिदैन को भी लगता है कि भाई हाँ बच्चा पढ़ रहा है बस, लेकिन मेरी माओ बहनों, आपको एक बात समझनी है कि बच्चे का पहला स्कूल तो आप हैं। आप जिस डायरेक्शन में चाहेंगी और बच्चा जिस डायरेक्शन में जाना चाहता है उसके अंदर के हुनर को पहचानिए। और अब दुनिया इतनी सिमट चुकी है, ये ग्लोबलाइजेशन ने दुनिया को इतना समेट दिया है, सोशल मीडिया के जमाने में दुनिया को इतना समेट दिया है कि एक बच्चा आप देखती है कि एक दिन उसका एक वीडियो वायरल होता है, वो बच्चा जो गुमनाम होता है वो पूरी दुनिया में पॉपुलर हो जाता है, एक दिन में उसे पूरी दुनिया पहचानने लगती है। दुनिया अब बदल चुकी है, तो उस बदलते वक्त के साथ हम कैसे ढले, हमारे लोगों को समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तालीम में अगर हम आज पीछे रह गए तो सारा दोष जो है वो सिर्फ सरकारों का, मैं नहीं मानता। लबों पर झूठा तबस्सुम सजाए बैठे हैं, अंधेरे खौफ उजालों से खाए बैठे हैं, जमाना चांद सितारों की सैर करने लगा, मियां जमीन पे चादर बिछाए बैठे हैं। गलतियां तो हमारी भी है, हम कितना भी कोसें, हम कितना भी बुरा कहें सिस्टम को, लेकिन हमें अपने अंदर के, अपने समाज के सिस्टम को भी तो समझना पड़ेगा। हमने ऐसा निजाम बनाया ही नहीं, हमने कोई सी
कोशिशें की ही नहीं, और अगर हुई भी तो बहुत छोटे पैमाने पर हुई। एक जगह फाउंडेशन से काम नहीं चलेगा। मुझे तो लगता है कि हिंदुस्तान के हर सूबे में, हर जिले में, हर गांव में, गली गली में इस तरह का काम करने वाले सबके नौजवानों की फौज खड़ी हो, जिनका सिर्फ एक मिशन है कि तालीम पे काम कर रहा है। और अगर आने वाले मौलाना से हमने आपसे कहा था कि 5 साल आप चला लेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि जिस मिशन के साथ आगे बढ़ रहे हो, इसे 15 साल भी करना है, और तब जाकर के इसका फल दिखाई देगा। अभी तो बहुत छोटे लेवल पे दिख रहा है। बड़ा बदलाव चाहते हो, दुनिया के किसी भी मुल्क का सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना चाहते हो तो उसका हिस्सा बनो, जाओ ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनो, पुलिस में जाओ, जुडिशरी में जाओ, मीडिया में जाओ। हम शिकायत करते हैं ना कि नहीं सिस्टम बड़ा खराब है, काम नहीं कर रहे, अधिकारी हमारे हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, मीडिया जो है वो गलत खबरें दिखाता है, झूठी खबरें दिखा। हम हैं कहां, हम एग्जिस्ट कहां करते हैं, हमें ये समझना पड़ेगा। मैं खुद कभी अपने आप को बहुत तन्हा महसूस करता हूं। ये ऐसी लड़ाई है, लेकिन जो साजिश करने वाली ताकतें हैं उन्होंने सबको इंटरकनेक्ट कर दिया है। मीडिया को, जुडिशरी को, ब्यूरोक्रेसी को, पॉलिटिक्स को, सबको इंटरकनेक्ट कर दिया है। प्रोग्राम में हो करके फोन कर देना, लेकिन हमारे प्रोग्राम में हो करके फोन कर देना, बनाना पड़ेगा ताकि आने वाले वक्त में आपके बच्चे समाज में फख्र से सर उठा करके रह सकें। वरना इरादे अच्छे नहीं है, सिस्टम के इरादे अच्छे नहीं है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और आप सब यहां बैठी हैं, आप चाहेंगे तो आपके बच्चे को पढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। माएं अगर चाहें, मैं जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं, मेरी अम्मी बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, एकेडमिक तौर पर, स्कूल के तौर पर उन्होंने बहुत पढ़ाई लिखाई नहीं की, लेकिन वो अक्सर एक बात कहती थी कि बेटा मैं नहीं पढ़ पाई, मैं चाहती हूं कि तुम जरूर पढ़ो, मेरे बच्चे जरूर पढ़ें। और उनकी किसी मासूम लम्हों में कहीं कहीं एक बात ने अंदर से इतना इंस्पायर किया कि आज पूरी दुनिया पहचानती है, पूरी दुनिया मोहब्बत करती है। आज देश की पार्लियामेंट में बैठा हूं, ये शायद मेरी माँ ने किसी लम्हे में जो मुझसे बात कही थी उसी का असर है ये, उसी का सदका है ये। तो आपको इस बात का अहद करना है कि घर पे बच्चों के पढ़ाई के लिए माहौल नहीं है, माहौल आपको बनाना पड़ेगा। आप ये सोचिए कि जो एलीट तबका है हिंदुस्तान में, बस एक बात को इसको बहुत संजीदगी से समझिएगा, जो एलीट तबका है जिसके पास बहुत पैसे हैं, वो किस तरह से प्लान करके बच्चों को पढ़ाते हैं। उनको पता है कि 5वीं तक किस इंस्टीट्यूट में पढ़ाना है, किस स्कूल में पढ़ाना है, 6वीं में बच्चे को कहां ले जाना है, 9th में बच्चे को कहां भेजना है, 12th कहां से करवाना है, सब कुछ प्लान करके सब कुछ करते हैं। हमारे यहाँ बेतरतीबी, कोई वो मजहब जिसने आपकी जिंदगी को सबसे ज्यादा तरतीब में बांधा, आज हम उस मजहब के मानने वाले, हमारे यहाँ कोई तरतीब ही नहीं। इतनी बेतरतीबी कि अल्लाह खैर करे। और जो एक मिजाज बन गया ना कि पढ़ने से क्या हो जाएगा, सबसे पहले इस सोच को निकालिए। हमारे बहन हमें नौकरी तो मिलेगी नहीं, हम पढ़ के क्या करेंगे। मैं ऐसे हजारों लोगों से मिल चुका जिन्हें लगता है कि हमारे लिए तो नौकरी मुल्क में है ही नहीं है, तो हम पढ़ के क्या करेंगे। तो पता चलता है कि बच्चे ने बहुत मुश्किल 8वीं पास किया, हाई स्कूल कर दिया, तो उसको भेज दिया आपने, आप वो कहीं ट्रक चला रहा है, या कहीं टैक्सी चला रहा है, या जाकर के किसी पंचर की दुकान में पंचर जोड़ रहा है। हमने अपने बच्चों को यहां लाके खड़ा कर दिया है। हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि नहीं, अगर सच में कोई पढ़ेगा, सच में कोई जिद लेकर के जाएगा, कोई ये सच है कि नकदें हैं, ये सच है कि जब आपकी कॉपी जांची जाती है तो आपका नाम क्या है ये तय करता है कि नंबर कितने मिलने हैं। लेकिन मैं तो अपने बच्चों से, अपनी नस्ल के बच्चों से एक बात कहता हूं कि सबकी कॉपी 100 नंबर की के उसमें जचनी है, तो तुम ये मान के चलो कि तुम्हें 200 नंबर में अपनी कॉपी जचवानी है। उसी इम्तिहान के लिए एक बार रिजेक्ट किया जाएगा, 2 बार रिजेक्ट किया जाएगा, 3 बार रिजेक्ट किया जाएगा, लेकिन अपना मेयार इतना ऊंचा करो, अपनी मेरी डिग्री ऊंची करो, अपना जहन इतना खूबसूरत बनाओ कि उस डिपार्टमेंट को, विभाग को महसूस हो कि नहीं यार जीनियस हमारे पास आया। और एक दिन जान
दुनिया में जीनियस की कदर हर इंसान करता है। वो जीनियस किसी भी समाज का हो, किसी भी कौम का हो, किसी भी नस्ल का हो, जीनियस लोगों की कदर होती है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, और इस शहर के जो और जिम्मेदार हैं उनसे भी एक बात की गुजारिश है। बहुत बार ऐसा होता है कि अल्लाह हमें बहुत दौलत देता है, लेकिन हमारी औलादें ऐसी निकलती हैं कि उनका पढ़ने में कोई ध्यान ही नहीं। तो हमें एक वक्त के बाद लगता है कि हमारी नस्ल का तो पता नहीं क्या होगा, बच्चा तो मैं सारी दौलत खर्च करके इसे पढ़ाना चाहता हूँ, ये पढ़ना ही नहीं चाहता। तो ऐसे वक्त में जरूरी नहीं कि अपनी ही औलाद पर सारा कुछ खर्च करें। अगर आपकी औलाद कुछ पढ़ना नहीं चाहती, उसका रुझान नहीं है, आपको लगता है कि कुछ और करना चाहता है, तो ठीक है, अड़ोस पड़ोस में नजर दौड़ाइए, कोई एक बच्चा ऐसा मिल जाएगा जो पढ़ना चाहता होगा, उसे ड्रॉप करिए, उसको पढ़ाइए खामोशी के साथ। ऊपर वाला देख रहा है, वह देगा। जरूरी नहीं कि हर चीज की क्रेडिट तुरंत मिले, बहुत सारी चीजों की क्रेडिट बाद में भी मिलती है। और अगर आप ये कर ले गए तो इंशाअल्लाह आने वाला वक्त आपका, जब आप सिस्टम के हर कोने में बैठे होंगे, तो कम से कम समाज में जो पार्शियलिटी है, जो जुल्म है, उसको तो रोक पाएगी आपकी ना। मैं बहुत लंबी तो तकलीफ नहीं करूंगा कि आप तकरीबन 1:30 बजे से यहाँ बैठे हुए, मैंने ऐसा सुना 2 बजे से आप बैठे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ करके बैठे, उनका प्राइज बंटना है। मैं क्योंकि शायर भी हूँ, सांसद तो बात में हूँ, पहले शायर भी हूँ, तो मैं एक 2-3 शेर आपको सुनाता हूँ, उसकी तालीम से जुड़ा हूँ। इस तरह हौसले आजमाया करो, इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो, दोनों वाले भले कम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो, इस तरह हौसले आजमाया करो। इस महफिल में छत्तीसगढ़ के तमाम पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, जिम्मेदार लोग बैठे हैं, डाइट के जिम्मेदार लोग बैठे हैं। मैं अभी जब सऊदी अरब के मुशारे में था, तो मैं एक प्रोग्राम में खड़ा हुआ, तो मैंने गजल के कुछ शेर सुनाए। आज हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे साथ है, हमारी नस्लों के साथ, और हम सिर्फ मातम करने के अलावा कुछ नहीं कर पा। तो मैंने शेर कह, मैं आपको सुनाता हूँ। मैंने रियाद में, सऊदी अरब की राजधानी में खड़े होकर के गजल कही और वहीं पढ़ी, उसके कुछ शेर आपको सुनाता हूँ, मुझे लगता है कि बहुत मौजूद है। आज तारीख है हैरान, कहाँ चूक हुई, हमारी नस्लों से, हमारे समाज से, हमारे अपनों से कुछ तो चूक हुई है। आज तारीख है हैरान, कहाँ चूक हुई, आज तारीख है हैरान, कहाँ चूक हुई, सोचिएगा कभी सुल्तान, कहाँ चूक हुई, सोचिएगा कभी सुल्तान, कहाँ चूक हुई। तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है, तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है, फिर भी हो बेसरो सामान, कहाँ चूक हुई, फिर भी हो बेसरो सामान, कहाँ चूक हुई, सोचिएगा कभी सुल्तान, कहाँ
कहाँ चूक हुई। और ये जो शेर है इसको अपने घर लेकर के जाइएगा और इसे तन्हाई में सोचिएगा कि इमरान ने एक बात कही है जिसे दिल में बिठाने लायक है कि किस लिए रह गया तू इल्म हुनर में पीछे, किस लिए रह गया तू इल्म हुनर में पीछे, है तेरे पास तो कुरान कहाँ चूक हुई, है तेरे पास तो कुरान कहाँ चूक हुई। रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे, रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे, है तेरे पास तो कुरान कहाँ चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान कहाँ चूक हुई। और हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे, हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे, मसला अब है मुसलमान कहाँ चूक हुई, मसला अब है मुसलमान कहाँ चूक हुई। और बस यही एक खराबी है मेरे अंदर भी, बस यही एक खराबी है मेरे अंदर भी, सोचता रहता हूँ इमरान कहाँ चूक हुई, सोचता रहता हूँ इमरान कहाँ चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान कहाँ चूक हुई, सोचिएगा। और जाते जाते मैं 2-3 शेर आपको और सुना करके आपसे विदा लेता हूँ। जी, मैं कहने के लिए सियासत में हूँ, मेरा पार्लियामेंट हूँ, लेकिन जब मैं माइक पर खड़ा होता हूँ इस तरह के किसी गैर सियासी प्रोग्राम में, तो मुझे लगता है कि मुझे सच्ची और कड़वी बातें करनी चाहिए सियासत से हट के। मैं गजल के कुछ शेर जो है अक्सर तालीम में बात करता रहता हूँ, मेरा मिशन भी है तालीम, और जब मिशन तालीम में आना पड़ा तो मुझे लगा कि ये तो मेरे दिल से जुड़ी हुई बात है, तो मुझे जरूर हाजिर होना चाहिए। कि वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। आप तो मुझे लगा थक गए क्या? नहीं थके? तो मुझे लगना चाहिए कि आप नहीं थके, आपका जोश, आपका जज्बा ये वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। खासतौर से नई नस्लों के नाम, जो मेरे छात्र, जो मेरे तलबा यहाँ पे बैठे हैं, जो साथी यहाँ पे बैठे हैं, कि वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। शेर सुनिएगा कि इब्तिदा लफ्ज़ इक़रा से यारो, जिसके कुरान की हो रही हो। इब्तिदा लफ्ज़ इक़रा से यारो,
जिसके कुर्बान की हो रही हो इब्तिदा लफ्ज़े कुर्रा से यारो, जिसके कुर्बान की हो रही हो कौम ऐसी भी रह जाए जाहिल, ये खुदा को गवारा नहीं है। कौम ऐसी भी रह जाए जाहिल, ये खुदा को गवारा नहीं है। जरूरत समझ लो, अरे शेर सुनेगा कि तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। जो सिलसिला चल रहा है कि तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। मायूसी कुफ्र है। जो पढ़ना चाहते हैं ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैं 12 किलोमीटर साइकिल चला के पढ़ने जाता था, 12 किलोमीटर साइकिल चला के पढ़ने जाता था डेली, अप एंड डाउन 12 किलोमीटर, यानी कि एक दिन में 24 किलोमीटर। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो कोई रोक नहीं सकता। ये सच्चाई है। मेरी नई नस्ल से खास तौर से बात कर रहा हूँ। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ कैसा सलूक किया जाता था स्कूल में, आपको पता है। स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ना है। क्लास में एंट्री नहीं दी जाती थी, क्लास के बाहर बैठ करके तो क्लास के अंदर चल रहा है, क्योंकि इतना छुआछूत और इतना अपर कास्ट और एससी वाला जो मसला था वो इतना ज्यादा था कि उन्हें बाहर बिठा करके पढ़ाया जाता था। लेकिन पढ़े तो फिर क्या पढ़े? इस देश में जो आज आईन है वो आईन देने वाले बने। तो हमें इंस्पिरेशन लेना है। कहां से लेना है? उन तमाम लोगों से जिन्होंने कुछ अलग से किया। हम मातम बहुत करते हैं, हम शिकवा बहुत करते हैं, हम शिकायत बहुत करते हैं, लेकिन मेरी नई नस्लों में आपके लिए शेर पढ़ रहा हूं कि वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। कि पढ़ने लिखने से सब कुछ बनेगा, दौरे हाजिर भी और आखिरत भी। पढ़ने लिखने से सब कुछ बनेगा, दौरे हाजिर भी और आखिरत भी। पढ़ने लिखने से सब कुछ बनेगा, दौरे हाजिर भी और आखिरत भी। कब तक रोते रोते कहोगे दौरे हाजिर हमारा नहीं है। कब तक रोते रोते कहोगे दौरे हाजिर हमारा नहीं है। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। ज़कात फाउंडेशन को फिर से बहुत मुबारकबाद। और यहाँ पर हमारे अल्पसंख्यक विभाग के जो अलग अलग जिलों से साथी आए हैं, पदाधिकारी आए हैं, जिलाध्यक्ष आए हैं, मैं उनका भी सहमत जी। अच्छा, और भी सुनाना पड़ेगा। मेरे नुमान साहब का हुक्म है तो मानना ही पड़ेगा। नुमान साहब वो तो ठीक है, वो मैं सुना दूंगा। एक गजल के 2-3 शेर और सुनाता हूँ जो इस वक्त पूरी दुनिया में चल रहा है, उसको अपने लफ्जों में डालने की कोशिश करता हूँ।